Hello everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India। बच्चों हम लोग क्लास 9th की केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कुछ लॉज को डिस्कस किया था जिसमें कि हमने देखा था कि केमिकल्स कैसे आपस में कंबाइन होते हैं और वो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं और कौन कौन से लॉज हैं जिनको वो फॉलो करते हैं कंबाइन होते वक्त में। भाई हम लोगों ने देखा कि एटम्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल भी आपस में कंबाइन होते हैं और वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो कौन कौन से लॉज हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं वो हम लोगों ने देखे थे प्रीवियसली। तो कितने लॉज थे? 3 लॉज हम लोगों ने देखे। फर्स्ट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम लोग प्रीवियस वीडियो में ये लॉ पढ़ चुके हैं, तो जिसने भी वो वीडियो अभी तक नहीं देखा आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो कि हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। इसको हम लोग लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये हम लोगों को पढ़ना है हायर क्लासेस में, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आज की क्लास में हम लोग ये सेकेंड लॉ पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन विच वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। कब दिया था इन्होंने? 1779 में। तो इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, बहुत सारा एनालाइज किया डेटा और उसको फिर एक लॉ में प्रेजेंट किया। तो हम लोग पहले वो देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिससे कि वो लॉ हम लोगों को आसानी से समझ आए। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग कर लीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि डेली अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। अब हम लोगों को पता है कि केमिस्ट्री में हम बहुत सारे एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं। भाई बहुत सारे एलिमेंट्स हैं अगर हम गिनवाने लगे, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, आयरन है, ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। ये एलिमेंट्स होते हैं आपस में कंबाइन होने पर ये बनाते हैं कंपाउंड्स। एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हुए और उनसे बन गया कंपाउंड। एग्जाम्पल जैसे अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन ऑक्सीजन को कंबाइन करने लगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और वाटर, और ये वाटर बनाने के लिए हम लोगों को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करना होता है तो H2O वाटर बन जाता है। तो ये सब क्या है? ये है कंपाउंड्स। कैसे बने हैं? ये एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हुए हैं। इसमें नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन के देखो 2 है ना, ऐसे इसमें भी कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2, इसमें हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हुए जिनसे कि बना कंपाउंड। तो जोसेफ प्राउस्ट ने अपने लॉ में कहा कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं जो एलिमेंट्स से बने हैं उनमें एलिमेंट्स का जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा फिक्स रहता है। अच्छा, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर हम लोगों को कहाँ कहाँ से मिल सकता है? वाटर हम लोगों को रिवर से मिल सकता है, तो रिवर, पॉन्ड से मिल सकता है। सबसे पहले तो टैप से ही मिलेगा अपने घरों में जो टैप। ओशन में तो भरा पड़ा है वाटर, तो वाटर हमें कई जगह से मिल सकता है। और रेन वाटर। ठीक है, अगर हम वाटर का फॉर्मूला लिखने के लिए बोलेंगे तो क्या लिखेंगे? H2O। कहीं का भी वाटर हो, चाहे वो रिवर का हो, पॉन्ड का हो, टैप का हो, ओशन का हो या फिर रेन वाटर हो, वाटर का फॉर्मूला हमेशा यही होगा। यानी वाटर का जो कंपाउंड फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे उसमें हाइड्रोजन के कितने होंगे? 2 और ऑक्सीजन का कितना होगा? 1। तभी हम लोग इसको क्या कहेंगे? ये वाटर होगा। ठीक है, तो जोसेफ प्राउस्ट ने अपने लॉ में यही कहा था कि कोई भी कंपाउंड हो वो एलिमेंट से मिलकर बना होता है, तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं ना उस कंपाउंड में वो हमेशा फिक्स रहते हैं। उनका जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा फिक्स रहता है। कहीं से भी हम लोग लें, किसी भी मेथड से हम लोग निकालें, जैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस देखें या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही गैस देखें, तो दुनिया में कहीं का भी हो कार्बन डाइऑक्साइड कहीं भी प्रेजेंट हो, उसका फॉर्मूला यही रहेगा, CO2 ही रहेगा। यानी उसमें कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2 प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्स का जो कंपोजिशन होता है, एलिमेंट्स जो प्रेजेंट रहते हैं किसी भी कंपाउंड में वो हमेशा फिक्स रहते हैं। वो उनका जो प्रोपोर्शन है, उनका जो मास परसेंटेज है वो हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, अब जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और
अच्छे से समझने के लिए कि वाटर में फिक्स है या नहीं, या फिर किस तरह से उसका मास परसेंटेज कैलकुलेट हम लोग करते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर में कि हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 होता है और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 होता है। ठीक है, ये सबके कैलकुलेटेड है। जैसे जैसे चैप्टर हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, तो ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो इसमें अगर हम देखें वाटर में H2O में H कितने हैं, 2 हैं, तो उस हिसाब से 2 हो गए हाइड्रोजन का मास। ऑक्सीजन 1 है तो उसका हम लोग यही मास लिख लेंगे 16। आपस में हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1:8 ये है अभी फिलहाल। यानी जो वाटर हम लोग लिखते हैं ना H2O फॉर्मूला, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम मास परसेंटेज देखें या मास का रेशियो देखने लगे तो वो क्या होगा 1:8। अब ये 1:8 में ही मिलेगा वाटर, चाहे वो दुनिया में कहीं का भी हो। ठीक है, चाहे वो आइस के फॉर्म में हो, भाई आइस का क्या फॉर्मूला होता है, वो भी H2O होता है। स्टीम जो कि भाप होती है उसका भी क्या फॉर्मूला होता है, वो भी H2O होता है। ठीक है, और वाटर लिक्विड फॉर्म में वो तो है ही H2O। ठीक है, तो इन तीनों का ही जो मास परसेंटेज या मास रेशियो निकल कर आता है वो क्या आएगा 1:8। यानी इसी रेशियो में हमेशा ये एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे, चाहे वो कहीं के भी हों, और फॉर्मूला यानी कंपाउंड बनाएंगे। एक बार हम लोग इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जोसेफ प्राउस्ट, उन्होंने कहा कि अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन सेम प्रपोर्शन बाय मास। यानी मास में सेम प्रपोर्शन में ही कंबाइन होंगे एलिमेंट्स और तब वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो वाटर का ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये अमोनिया गैस का फॉर्मूला है। ऐसे ही सॉल्ट अगर हम देखें तो NaCl हो जाएगा, और अगर हम शुगर देखें तो C12H22O11 हो जाएगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन गैस है, सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहती है, ऑक्सीजन गैस है जिसको हम लोग इनहेल करते हैं। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं हमेशा इसी क्वांटिटी में होंगे। हम ये नहीं कह सकते ऑक्सीजन का फॉर्मूला, ये तो ओजोन का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो भी फॉर्मूले प्रेजेंट रहते हैं या जो भी फॉर्मूले दिए हुए होते हैं वो हमेशा हर जगह पर सेम रहते हैं, फिक्स रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, वो बदलने वाले नहीं होते। आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको जरूर दूर करूंगी। अब एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो इन एन एक्सपेरिमेंट 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड वॉज ऑब्टेन फ्रॉम 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर। यहां पर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जिससे कि कॉपर से कॉपर ऑक्साइड को ऑब्टेन किया गया। अब कॉपर से, यानी कॉपर का सिंबल होता है यहाँ Cu, कॉपर ऑक्साइड बनाना है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इससे बना कॉपर ऑक्साइड, ये फॉर्मूला होता है। अभी बैलेंस नहीं है, हमें इक्वेशन लिखने के बाद बैलेंस करनी होती है, वो आप लोग 10th क्लास में सीख जाओगे। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितने हैं, ये जो एरो है ना इससे हम लोगों को बैलेंस करनी होती है, यानी कि इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो इक्वल होना चाहिए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमेशा बराबर होने चाहिए। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 ही है, हम आगे लगा देंगे 2, तो ऑक्सीजन 2 हो गए। कॉपर बदल गया, कॉपर 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ सिर्फ 1 है। अब की बार इसे बैलेंस करने के लिए हम लोग आगे 2 लगा देंगे, अब सब कुछ बराबर है। तो आप लोग चिंता ना करें, आप 10th क्लास में ये सीख जाओगे कि कैसे इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जिससे कि कॉपर कितना लिया गया 1.03 ग्राम लिया गया कॉपर, और उससे कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन हुआ। कितना ऑब्टेन हुआ 1.288 ग्राम कॉपर ऑक्साइड उससे ऑब्टेन हो गया। अच्छा, ये कितना है ऑक्सीजन इसमें, ये नहीं बताया अभी, लेकिन हम निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हम ये जो इसका मास है इसमें से हम ये कॉपर का मास माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1.288 में से हम लोग 1.03 ग्राम माइनस कर देते हैं। ठीक है, कॉपर माइनस कर देंगे, ऑक्सीजन का निकल आएगा, तो 8520, तो 0.258 हम लोगों को ऑक्सीजन मिला। ठीक है, अच्छा ये हम लोगों को पहले एक्सपेरिमेंट से मिल गया डेटा। ठीक है,
सेकंड क्या बोल रहा है, इन अनदर एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक्सपेरिमेंट अलग कहीं कराया गया, उसमें ऑपोजिट काम किया गया। क्या देख लेते हैं एक बार। उसमें क्या किया गया कि 3.672 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड गेव, इस बार कॉपर ऑक्साइड है हमारे पास, CuO है, उसने क्या दिया है, ऑन रिडक्शन उसको रिड्यूस कराया गया, हीट कर दिया, जिससे कि कॉपर मिला। अब कॉपर अकेला तो नहीं मिलेगा, जिससे वो बना है वो भी तो मिलेगा साथ में, ऑक्सीजन भी मिला। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं फिर से। ऑक्सीजन 2 है, 2 लगा देंगे, कॉपर 2 करने के लिए यहाँ भी 2 लगा देंगे, बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो इन्होंने कहा है कि हमें ये दिया था 3.672 ग्राम कॉपर ऑक्साइड, जिससे कि कॉपर मिला है हमारे पास रिडक्शन होने के बाद 2.938 ग्राम। अभी भी हमें ऑक्सीजन का नहीं दिया, निकाल लेंगे। कैसे, कॉपर ऑक्साइड में से इसे माइनस कर दो, इसका बचा हुआ निकल जाएगा। तो 3.672 में से हम लोग 2.938 माइनस कर देते हैं। तो 12 में से 8 गए, हो गए 4, यहाँ 6, 3 बचे, यहाँ 7। ठीक है, ये आ जाएगा ऑक्सीजन का रेशियो, ऑक्सीजन का मास। ठीक है, इतना इतना हम लोगों ने मास लिया है। अब हम लोगों को क्या करना है, शो दीज फिगर्स, ये जो फिगर्स हम लोगों को दिए हुए हैं, वेरीफाई लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं हर में, ठीक है, इस कंपाउंड में भी और इस कंपाउंड में भी जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उनका जो प्रोपोर्शन है, मास जो है, वो सिमिलर होना चाहिए, वो फिक्स रहना चाहिए। इसमें भी उतना ही होना चाहिए, इसमें भी उतना ही होना चाहिए। क्वांटिटी देखो अलग अलग है, लेकिन अगर हम इनको कैसे ही करके ये प्रूव कर देते हैं तो हमारा ये लॉ वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोगों को कॉपर और ऑक्सीजन मिला था इस रेशियो में, यहाँ कॉपर और ऑक्सीजन जो है वो इस रेशियो में मिला है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना, आप लोग देखना एक बार, तो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4:1। ठीक है, ऑलमोस्ट इतना ही आएगा। और यहाँ कॉपर और ऑक्सीजन को अगर जब हम आप मास कैलकुलेट करोगे, रेशियो में निकालोगे, तो ये भी कितना आ जाएगा, 4:1। आप चाहें तो देख सकते हैं कैलकुलेट करके। तो इससे क्या पता चलता है कि हम लोगों का कोई भी कंपाउंड कहीं का भी हो और कितने भी अमाउंट में हो, लेकिन उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं वो हमेशा फिक्स रहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत लगे, कोई भी परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं ज़रूर आप लोगों का कोशिश करूंगी इसको सॉर्ट आउट करने के लिए। और अगर जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए।